द साबरमती रिपोर्ट की ट्रेलर हाल ही में रिलीज की गई। ये वही ट्रेन घटना और इसके बाद हुई गुजरात दंगे पर आधारित है, जिसके लिए तब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई यूरोपियन देशों ने तब के गुजरात के चीफ मिनिस्टर और आज के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके देशों में आने से बैन कर दिया था। साल 2002 को ही इस घटना के कई ऐसे राज हैं जो आज 2 दशक बाद भी नहीं सुलझ पाए हैं। आइए आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर 1992 में कार सेवकों द्वारा गिराई गई विवादित बाबरी मस्जिद का बदला था, जिसका गवाह आज भी गोधरा स्टेशन के ऑर्डर पर खड़े उस ट्रेन के जले डब्बे दे रहे हैं। आइए जानते हैं। गुजरात में गोधरा में 2002 में साबरमती एक्सप्रेस का जलना एक दुर्घटना नहीं थी सर। मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। साबरमती एक्सप्रेस और इसके बाद भड़के गुजरात दंगे को असल में अगर 1992 में अयोध्या में हुई उस घटना से जोड़कर देखा जाए तो वो गलत नहीं होगा, जब देश भर से अयोध्या पहुंची कार सेवकों की भीड़ ने विवादित बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया था। इसके ठीक 10 साल बाद कुछ ऐसा ही कार सेवकों का हुजूम फरवरी 2002 को देश भर से अयोध्या पहुंचा था ताकि विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित पूर्णाहुति महायज्ञ में शामिल हो सके। यहाँ आपको बता दें कि कार सेवक उन्हें कहते हैं जो अपनी इच्छा से बिना किसी निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं और फिर वापसी में अयोध्या जंक्शन राम भक्तों की भीड़ से पटा पड़ा था। इनमें से बहुत सारे पैसेंजर्स साबरमती एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे जो बिहार के मुजफ्फरपुर से गुजरात के अहमदाबाद के बीच चला करते थे, पर किसे पता था कि जिस ट्रेन में वो सवार होने को बेताब हैं वही ट्रेन उनकी जिंदगी की आखिरी ट्रेन होने वाली है। बहरहाल ट्रेन आती है और देखते हैं देखते पूरी की पूरी ट्रेन कार सेवकों की भीड़ से भर जाती है। खासतौर पर S5 और S6 कोच में कार सेवकों की भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। इन्हीं दोनों डब्बों में कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे गुजरात दंगों का कारण बना। वैसे तो इस ट्रेन में यात्रियों के लिए कैपेसिटी 1100 ही थी, पर बताया जाता है कि इस ट्रेन में 2000 से भी ज्यादा लोग सवार थे और इनमें से 1700 तो केवल कार सेवक ही थे। अहमदाबाद बाउंड यह ट्रेन अगली सुबह अपने निर्धारित समय से करीब 4.5 घंटे की देरी से 7:43 पर गोधरा स्टेशन पहुंचती है। फरवरी का महीना और सुबह का समय होने की वजह से ठंड अधिक थी। कई लोग ट्रेन से उतरते हैं ताकि चाय और दूसरी चीजें खरीद सके। और वैसे भी आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग ट्रेन में सफर करते हैं उनमें अक्सर ट्रेन के रुकते ही प्लेटफॉर्म पर उतरने की चुल मची रहती है। और अगर आपने भी अगर कुछ ऐसा नोटिस किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एनीवेज, उन्हें कहाँ पता था कि उनमें से कईयों की यह जिंदगी की आखिरी चाय होने वाली है। कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है और ट्रेन आगे की ओर चल पड़ती है, पर तभी इमरजेंसी चेन पुल की आती है और एक तेज आवाज के साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऑर्डर सिग्नल पर रुक जाती है। कहा जाता है कि ट्रेन की चेन एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स खींची गई। इस घटना के बाद जब ट्रेन की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी तब वहां लगे डिवाइसेस और ट्रेन के ड्राइवर ने भी यह साफ किया कि ट्रेन की चेन पुलिंग कई बार की गई। रिपोर्ट्स बताते हैं कि वो जो आसपास का इलाका था वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, मतलब वहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी ऑलमोस्ट 40% के आसपास थी। खैर, ट्रेन के रुकते ही वहाँ हजारों की संख्या में मौजूद भीड़ ट्रेन पर हमला कर देती है। ट्रेन पर पत्थरों से वार किया जाता है और लोग इससे बचने के लिए ट्रेन की खिड़कियों और दरवाजे को बंद कर लेते हैं और तभी S5 और S6 कोच को आग के हवाले कर दिया जाता है। आग इतनी भीषण थी कि कई लोगों को ट्रेन से बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला, जिस कारण कई लोग जिंदा जलकर मर गए तो कुछ लोग तो नींद में ही जलकर मर गए। कहा जाता है कि भीड़ के द्वारा जो फायर ब्रिगेड की टीम थी उसे ट्रेन के करीब नहीं आने दिया जाता है। ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो 27 महिलाएं, 10 बच्चे समेत 59 लोगों की इस घटना में मौत हो गई और 48 लोग इसमें घायल हो गए। आज भी गोधरा जंक्शन पर साबरमती एक्सप्रेस की जली हुई बोगियां खड़ी हैं और उनमें से 59 निर्दोषों की चीख सुनाई देती है और आज भी यह सिर्फ वही पूछती है कि क्यों हमें जला दिया गया। पर ट्रेन में आखिर आग कैसे लगी, इसको लेकर कई थ्योरी कही जाती है। जैसा कि कहा जाता है कि 1992 में जब अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद की ढांचा गिराई गई तब से कहीं न कहीं मुस्लिम्स के बीच यह टसक रही कि इसका बदला कभी न कभी जरूर लिया जाएगा। और जब साल 2002 को एक बार फिर कार सेवकों का हुजूम अयोध्या से लौट रहा था तब इस मौके को उन हजारों की भीड़ ने बदले का अवसर देखकर ट्रेन को ही आग के हवाले कर दिया। दूसरी थ्योरी ये कही जाती है कि साबरमती एक्सप्रेस के गोधरा स्टेशन पहुंचने से एक स्टेशन पहले जब ट्रेन दाहोद रेलवे स्टेशन पर रुकती है तब वहां एक चाय वाला ट्रेन में अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन लोगों द्वारा उसे ट्रेन में अंदर नहीं आने दिया जाता है, जिसको लेकर उनके बीच बहस और झगड़ा हो जाता है। और फिर जब ट्रेन गोधरा रेलवे स्टेशन पहुंचती है तब खास करके उस पर्टिकुलर कोच को निशाना बनाया जाता है। अब तीसरी थ्योरी ये भी कही जाती है कि ट्रेन में आग बाहर से नहीं बल्कि ट्रेन के अंदर से ही लगी थी। गुजरात फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट कहते हैं कि आग कोच के अंदर से ही लगाई गई थी। कोच में ही पेट्रोल, डीजल या केरोसिन के डब्बे लाए गए थे और आग इसी के कारण लगी थी। इन्हीं सब फाइंडिंग से यह कंक्लूजन निकाला गया कि ट्रेन में कोई पहले से ही ऐसा सवार था जिसने इस घटना को अंजाम दिया। इसी तरह की एक और थ्योरी ये भी कही जाती है कि इस घटना को उस इलाके में पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ISI स्लीपर सेल्स द्वारा अंजाम दिया गया था ताकि माहौल को खराब किया जा सके। और ऐसा इसलिए क्योंकि तब के समय सरकार में बैठे जितने भी बड़े लीडर्स थे उन्होंने भी इस थ्योरी को सही ठहराया था। इस घटना के बाद इन डेड बॉडीज को एज इट इज ट्रेन से ही अहमदाबाद लाया जाता है। गोधरा एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करता है कि
ऐसा ना हो, पर उनकी बातों को विश्व हिंदू परिषद मानने से यह कहकर मना कर देता है कि क्योंकि कार सेवक उनके बुलावे पर अयोध्या आए थे, इसलिए अब इन सबों की जिम्मेदारी अब उन्हीं की है। तो वैसे ही उन सबों को विश्व हिंदू परिषद अपने अंडर ले लेता है और इसके बाद जो कुछ भी घटनाएं गुजरात में होती है उसे हम गुजरात राइट्स के नाम से जानते हैं। तो होता यह है कि इन सबों को उनकी फैमिलीज को हैंड ओवर करने के बजाय इन्हें खुले ट्रकों में शहर में लेकर घुमाया जाता है और लोग जो अब तक इस घटना को लेकर बस सस्पेंस में थे कि ट्रेन जलाई गई है, किसने जलाई है, कितने कार सेवकों की मौत हुई है, इन सारे सवालों के जवाब इन ट्रकों में रखे सबों को देखकर आसानी से बयां किया जा सकता था। और ये वो समय भी था जब पहली बार न्यूज 24/7 ब्रॉडकास्ट की जा रही थी, जिससे हुआ यह कि इस घटना में जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हो रही थी उसे बिना किसी रोक टोक के टेलीकास्ट किया जा रहा था, जिसका अंततः परिणाम ये हुआ कि गुजरात अगले 1 महीने तक बदले की आग में जलता रहा। इन्हीं दंगों में से एक घटना एक गुलबर्ग सोसाइटी में हुई, जो एक मुस्लिम डोमिनेटेड कॉम्प्लेक्स था। वहाँ ट्रेन के जलाए जाने के अगले दिन यानी 28 फरवरी को लोगों को वहाँ ट्रकों में भरकर लाया जाता है और उन्होंने कॉम्प्लेक्स की दीवारों को लांघकर अंदर आकर घरों को आग के हवाले कर दिया और उनमें से कई लोगों को घसीट कर आग के हवाले कर दिया। एहसान जाफरी जो कांग्रेसी सांसद थे, लोग उनके पास पहुंचते हैं कि वे पुलिस से मदद मांगे, क्योंकि उनके द्वारा लगातार पुलिस को कंप्लेंट्स करने के बावजूद पुलिस इस मामले को सीरियसली नहीं ले रही थी और उन्होंने भी अपने तरफ से पुलिस और बाकी बड़े लीडर्स को रीच आउट करने की कोशिश की। हालांकि उनकी यह कोशिश भी विफल रहती है, जिसका अंततः परिणाम ये होता है कि ये सोसाइटी पूरी तरह से तबाह हो जाती है और इस घटना में 69 लोगों की जानें चली जाती है। गुजरात राइट्स में सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली घटना अहमदाबाद के नरोदा में हुई, जहाँ 28 फरवरी 2002 को लगभग 5000 की भीड़ के द्वारा 97 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। यह हिंसा इतना खतरनाक थी कि कम्युनल राइट्स में हुई सामूहिक हत्या का यह सबसे बड़ा मामला माना गया, जिसमें 10 घंटे के अंदर ही करीब 100 लोगों की मौतें हो गई और इसके बाद राज्य में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और इसके आगे कोई और घटना ना हो, इसको रोकने के लिए भारतीय सेना के जवानों को बुलाया जाता है। गुजरात के लगभग वो सारे बड़े शहर जैसे कि अहमदाबाद, गोधरा, वडोदरा, सूरत जैसे बड़े बड़े शहरों में खून की नदियां यूं ही लगभग 1 महीने तक बहते रहती है और सरकारी आंकड़े के अकॉर्डिंग इस पूरे घटना में 1000 से भी अधिक लोगों की जान इसमें चली गई, जिसमें 790 मुस्लिम्स और 254 हिंदू शामिल थे। हालांकि ये नंबर्स और कितने होंगे यह कहना मुश्किल है। इस घटना पर तब के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर सिलेक्टिव फैसले लेने का आरोप लगाया गया। यहाँ तक कि तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें स्वयं मोदी भी शामिल थे, उन्होंने कहा था कि एक चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वह राज धर्म का पालन करे और राजा के लिए प्रजा में कोई भेद नहीं हो सकता। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। वही कर रहे हैं। इस घटना के बाद तब यूनाइटेड स्टेट्स और कई यूरोपियन देशों ने नरेंद्र मोदी पर अपने देश आने पर बैन लगवा दिया था और फिर साल 2012 में आकर यूनाइटेड किंगडम ने नरेंद्र मोदी पर लगे बैन को हटा दिया। तो इन साल 2014 में जब बीजेपी सरकार की केंद्र की सत्ता में वापसी होती है और नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट के तौर पे चुना जाता है, तब जाकर यूनाइटेड स्टेट्स ने उन पर लगे बैन को हटवा दिया था। आगे 6 मार्च 2002 को गुजरात की सरकार इस घटना की जांच करने के लिए नानावटी कमेटी का फॉर्मेशन करती है और इस कमेटी ने अपने 6 साल के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि साबरमती एक्सप्रेस की A6 कोच को जलाना एक प्री प्लान्ड साजिश थी। और फिर साल 2004 में जब लोकसभा की चुनाव होती है तो यूपी यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार बनती है, जिसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया जाता है। लालू प्रसाद, जिन्हें तब रेलवे मिनिस्टर बनाया गया था, उन्होंने इस घटना के लगभग 2.5 साल बाद इस घटना की जांच करने के लिए सितंबर 2004 को सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके उमेश चंद्र बनर्जी को जिम्मेदारी दी जाती है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो भी बातें कही वो ठीक उल्टी थी जो चीजें नानावती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कही थी। उन्होंने कहा कि साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग अचानक से हुआ एक हादसा था। हालांकि इस रिपोर्ट को गुजरात के हाईकोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए कहा कि इस कमेटी को जिस आधार पर फॉर्म किया गया था वही गलत है। लेकिन तब के रेल मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने इस रिपोर्ट के दम पर नहीं कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही गुजरात दंगों का आयोजन किया था। बीजेपी जो तब सेंटर में अपोजिशन का रोल निभा रही थी, उसने कहा कि इस रिपोर्ट को इसलिए लाया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में जो बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं उसमें यूपीए को फायदा मिल सके। इस पूरे मामले को 29 नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने यही कंक्लूजन निकाला कि कॉमनवेल्थ राइट्स स्टेट्स के ऑफिसर्स द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था। यहाँ तक कि NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्टेट्स लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में असफल रहा। इस घटना के लगभग 10 साल बाद फरवरी 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया तो 63 लोगों के खिलाफ एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं होने के कारण उन्हें रिलीज कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने यह माना कि यह घटना एक प्री प्लान्ड साजिश थी और 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। पर बाद में अक्टूबर 2017 में गुजरात के हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की मौत की सजा को बदलकर आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया और साथ ही नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट दे दी जाती है। हालांकि इस घटना के 2 डिकेड्स बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जिसे सुलझाया नहीं जा सका है, जैसे
जैसे कि अगर हजारों की भीड़ ने अगर ट्रेन पर हमला किया तो उन्होंने S5 और S6 कोच को ही क्यों निशाना बनाया? क्या साल 1992 में जो कार सेवकों द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था उसका साल 2002 में साबरमती एक्सप्रेस को जलाकर लिया गया? क्या गोधरा से एक स्टेशन पहले कार सेवकों और वेंडर्स के बीच हुई बहस का साबरमती एक्सप्रेस का जलाए जाने का कोई लिंक है? सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका क्या ओपिनियन है इस इंसिडेंट को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना चाहते हैं तो उससे भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।